Hey everyone, welcome to my channel. Here I am with section 10 and 11 of Limitation Act 1963. तो हम बच्चे सेक्शन 9 तक लिमिटेशन एक्ट कंप्लीट कर चुके हैं एंड रिसेंटली वी स्टार्टेड दिस न्यू सिलेबस ऑफ लॉ. द लिमिटेशन एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड कंप्लीट कर लिया है तो तुरंत उसके बाद लिमिटेशन एक्ट कीजिएगा बिकॉज इससे काफी वो उससे सिमिलर है. ओके तो सेक्शन 10 हमें सबसे पहले हम सेक्शन 10 से शुरुआत करेंगे. सेक्शन 10 क्या कहता है? द वेरी स्टार्टिंग ऑफ सेक्शन 10 अगर आप बुक में से पढ़ेंगे तो क्या लिखा होता है? नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. राइट. सो ये नोट विद स्टैंडिंग वाली जो लाइन है इसका मीनिंग क्या है कि जो बातें पहले वाले सेक्शंस में लिखी हुई हैं उसके बावजूद वो यहाँ इस सेक्शन में अप्लाई नहीं होंगी. राइट मतलब ये सेक्शन कंप्लीटली डिफरेंट होगा. जो आप हम अभी तक टिल 9 हमने जो भी डिस्कस किया वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा. राइट. सो जनरल रूल ऑफ जो सेक्शन 3 है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है. अब बेसिकली सेक्शन 10 हमें क्या कह रहा है? दैट नो सूट अगेंस्ट अ पर्सन in whom property has become vested in trust for any specific purpose or against his legal representative. right? जैसे कि हम क्या करते हैं, ये सेक्शन 10 जो मेन बात करता है वो करता है suits against trustees and their representatives. राइट. अब मान के चलिए एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कोई XYZ ट्रस्ट है. राइट. कोई ट्रस्ट है लाइक डीएवी एक ट्रस्ट है ना हमारी. ठीक है. जो सोशल पर्पस के लिए बेसिकली स्टार्ट होती हैं. तो ये एक ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट ने एक स्कूल खोल दिया. स्कूल हमारे डीएवी स्कूल है. इन एवरी प्लेस यू कैन सी द नेम डीएवी कॉलेजेस स्कूल. तो ये क्या है? इनका एक स्पेसिफिक पर्पस है. स्कूल्स का क्या स्पेसिफिक पर्पस है? दैट टू प्रोवाइड एजुकेशन. राइट. राइट. एजुकेशन इन स्कूल्स, यही इनका मेन ऑब्जेक्टिव है. अब ट्रस्टीज को अपॉइंट करते हैं. इनमें जो ये क्या होते हैं, ये जो स्कूल संभालते हैं, ये जो बेसिकली ट्रस्ट है, इनको संभालने के लिए कुछ ट्रस्टीज अपॉइंट किए जाते हैं. और ट्रस्टी बेसिकली लीगल ओनर होता है ट्रस्ट प्रॉपर्टी का. ये जो प्रॉपर्टी होगी, स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, वो एक तरीके से उनका लीगल ओनर माना जाता है. ओके. कौन माना जाता है? ट्रस्टी. ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बाय द it's appointed to handle over this property. राइट. और फिर क्या होता है? और उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी का फिर हम ट्रस्ट का नाम जो भी ये होता है, इस ट्रस्ट का नाम, जैसे कि अभी हमने जस्ट पढ़ा ये डीएवी, आपने और सुने होंगे ट्रस्ट लाइक जाट एजुकेशन सोसाइटी. राइट. ऐसे बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं और इनका जो काम होता है, इनका जो करता धरता बेसिकली हैंडल करता है सारी चीजों को, वो कौन करता है? ट्रस्टी करता है. सो सेक्शन 10 यही कहता है दैट ट्रस्टी ने क्या किया. ठीक है. फीस में लाइक फीस है, जैसे ही यहाँ पर स्कूल फीस ली जाती है, कोई चार्जेस लिए गए, अगर वो उसमें फ्रॉड करने लग गया, मतलब अपना घर बना लिया उससे, अपनी कोई गाड़ी ले ली, अपना कोई पर्सनल कोई मतलब वो जो फीस आई है, जो ट्रस्ट का पैसा है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए उसने निकाल लिया. तो उन पैसों से वो अपना पर्सनल खर्चा निकाल रहा है कि अब जो ये ट्रस्टी इम्बेजलमेंट या जो ये फ्रॉड कर रहा है, उस ट्रस्टी या उसके रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट जो बेनिफिशियल लोग हैं, बेनिफिशियल कौन? लाइक जिनके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं. राइट. टीचर्स हैं जो इसके अंदर, सोसाइटी के लोग हैं जो इसके मेंबर्स हैं, या कोई और जिनको उस ट्रस्ट से बेनिफिट हो रहा है, वो सूट फाइल कर सकते हैं. किसके अगेंस्ट? उस पर्टिकुलर ट्रस्टी के अगेंस्ट. सो ट्रस्टी के अगेंस्ट सूट फाइल कौन कर सकते हैं? बेनिफिशियरीज. बेनिफिशियरीज all those person who are getting benefit from that particular trust या particular property. राइट. वो सूट फाइल करेंगे और सूट फाइल करने का कोई भी लिमिटेशन पीरियड नहीं होगा. इसमें बेसिकली ये है, इसलिए देयर इज नो लिमिटेशन पीरियड. व्हाई? बिकॉज ये एक सोशल पर्पस था और इसमें एक फ्रॉड इम्बेजलमेंट की गई है. और यहाँ पर उसको जो सजा दिलाने के टाइम है, या उसको जो एक
आप ये कह सकते हो उसने एक इतने सारे लोगों के ट्रस्ट को खोया है, तो इसमें कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं होना चाहिए। नो लिमिटेशन पीरियड इज देयर, मतलब कभी भी ट्रस्टी के अगेंस्ट आप सूट फाइल कर सकते हैं। बेसिकली हमारा सेक्शन 10 ये बात करता है। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 11। सेक्शन 11 अगर हम बात करें तो ये बात करता है लेक्स फोरी। आपने स्टेटमेंट सुनी होगी लेक्स फोरी, दैट इज लॉ ऑफ लैंड। Section 11 is basically related to the suits on contract entered into outside the territories to which this act extends। ठीक है, यहां पर क्या है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट which are entered outside the territories to which the act extends। अब सपोज कीजिए ए एंड बी पर्सन है, राइट, एग्जाम्पल के तौर पर ही समझ लेते हैं। ए एंड बी आर द टू पीपल एंड दे हैड अ कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन देम, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट कहां पर हुआ, कोई फॉरेन कंट्री है, कोई भी फॉरेन कंट्री आप मान के चलिए, बिकॉज लिमिटेशन एक्ट इज अप्लाइड इन इंडिया। टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट दे इंस्टीट्यूट अ सूट इन इंडिया। ठीक है, वो इंडिया में करेंगे, और वेयर दिस लिमिटेशन एक्ट 1963 जहां पे भी अप्लाई होता है, ये वहां पर इस सूट को, इससे रिलेटेड जो भी सूट है उसको लेकर आएंगे। सो दिस सेक्शन सेज दैट वेयर यू आर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट, दैट लॉ विल अप्लाई टू योर कॉन्ट्रैक्ट। जिस जगह पर आप सूट फाइल करोगे, बाय चांस इन्होंने सूट फाइल किया इंडिया में, तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर कहाँ का लॉ लगेगा, उस लॉ ऑफ लैंड, मतलब इंडिया का कानून इस पर अप्लाई होगा। बेशक आपने ये फॉरेन कंट्री में जाकर अप्लाई किया हो, बट ये यहाँ पर अप्लाई वही लॉ होगा जिसमें आप सूट फाइल कर रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 विल अप्लाई, और लेक्स फोरी मीन्स लॉ ऑफ लैंड विल अप्लाई। ये समझ में आई बात। नेक्स्ट, जो रूल ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज में, राइट, उसका डिफेंस आप नहीं ले सकते। पार्टीज जहां पर आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है वहीं पर आप क्या करोगे, उसी प्लेस का लॉ उठाओगे, उसी के अकॉर्डिंग आप चलोगे। बाय चांस आपने फॉरेन कंट्री, सपोज कीजिए अपने यूएसए में कॉन्ट्रैक्ट फाइल किया था, तो आप ये नहीं करेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट वहां बना था तो वही टर्म्स अप्लाई होंगे। नो, जहां पे आपने सूट फाइल किया वहीं के ही आपके प्रोविजंस अप्लाई होंगे और लिमिटेशन एक्ट के ही अप्लाई होंगे, राइट। एग्जाम्पल एक आपको देती हूं मैं, क्या, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट है सेम एक्स एंड वाई के बीच में, राइट, और उन्होंने फॉरेन कंट्री में किया है, ओके, फॉरेन कंट्री में, बट वाई ने क्या किया, दिल्ली में आफ्टर 3 ईयर्स सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है, राइट, और दिल्ली में उसने सूट इंस्टीट्यूट किया, 3 ईयर्स यहाँ पर लिमिटेशन होती है, ओके, पर यहाँ सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया, उसने कहाँ किया है, दिल्ली में किया है। फॉरेन कंट्री में 3 ईयर्स का टाइम था, बट उसने जाके कर दिया दिल्ली में आफ्टर 3 ईयर्स। और जहां पर दिल्ली में बाय चांस सपोज कीजिए 6 ईयर्स लिमिटेशन पीरियड है, सपोज कीजिए यूएसए में 3 ईयर्स था और उसने 3 ईयर्स के बाद ये सूट लाकर फाइल कर दिया दिल्ली में, और दिल्ली में उसे सूट फाइल करने की जो लिमिटेशन पीरियड है वो 6 ईयर्स है। तो यह सेक्शन कहता है कि दिल्ली में सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद आप यह नहीं कह सकते कि वहां तो 3 ईयर्स था और यहाँ पर 6 ईयर्स है, तो ये एक टाइम बेयर्ड, मतलब ऑपोजिट पार्टी ये नहीं कहेगी कि ये तो टाइम बेयर्ड सूट है। नहीं, सूट वहीं के हिसाब से चलेगा जहां आपने फाइल किया और यहाँ पर दिल्ली के ही प्रोविजंस लगेंगे, ठीक है, राइट। ये बात समझ में आई बच्चे। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, इस रूल की भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या, मतलब 2 ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर ये रूल अप्लाई नहीं होता, मींस आपको उसी प्लेस का लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब लेक्स फोरी के भी 2 एक्सेप्शंस हैं। कहां पर है वो एक्सेप्शंस, लेट्स डिस्कस। अगर 2 कंडीशन ना हो तो कौन सी कंडीशंस, दैट फर्स्ट इज दैट द देयर इज टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मींस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया हो, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर ही खत्म हो गया हो, राइट। मतलब जो फॉरेन रूल है फॉरेन कंट्री का, लाइक जो आपने यूएसए में फाइल किया था वहां के हिसाब से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीटली खत्म हो गया है, तो ये रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और ये एक डिफेंस होगा, और दैट्स वाई वो दिल्ली में भी नहीं चलेगा कि अब आपका तो कॉन्ट्रैक्ट बचा ही नहीं है, राइट।
सपोज कीजिए ये 3 इयर्स टाइम था, सो 3 इयर्स के साथ साथ अगर सूट इंस्टीट्यूट नहीं हुआ, तो अगर ये कंडीशन है सूट में, आपके कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आपने विद इन 3 इयर्स सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 इयर्स के टाइम पीरियड के बाद कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो चुका है। नाउ देर इज नो नीड इफ यू आर ब्रिंगिंग इन दिल्ली और आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर तो 6 इयर्स का टाइम है, नो, जस्ट कंडीशन इज देयर मस्ट बी नो टर्मिनेशन, must be no termination of contract। if contract terminate हो रहा है तो आपकी कोई भी कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगी। राइट बच्चे, समझ में आई कंडीशन क्या कहती है सेक्शन 11 में? ऑल्दो वहां पर लॉ ऑफ लैंड चलेगा, बट लॉ ऑफ लैंड किस केस में अप्लाई नहीं होता? जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से खत्म हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। द सेकेंड वन इज इफ पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर क्या कर रही हैं? डोमिसाइल्ड इन फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय सच रूल, सो द रूल ऑफ लिमिटेशन ऑफ दैट फॉरेन कंट्री, आप वहीं पर ही डोमिसाइल्ड हो, वहीं के ही रहने वाले हो, डोमिसाइल आपके पास फॉरेन कंट्री का ही है, तभी भी उस पीरियड का लाइक 3 इयर्स का, अब बाई चांस यूएसए की ही डोमिसाइल है आपके पास, दैट ऑल्सो सेक्शन 11 अप्लाई नहीं होगा। I hope now you understood these two conditions. So this is all about section 10 and 11. I hope you understood it. Very, very important section. In next, we are going to start with section 12 onwards. That is about computation of period of limitations. हम check करेंगे कैसे limitation period को हम calculate करेंगे। Till then, have a good day. Keep watching, keep sharing. Thank you.